हिंदी साहित्य के इतिहास में कथा साहित्य का एक विशिष्ट स्थान है। कथाओं को अलग अलग नामों से जाना जाता है, गल्प, मंजरी, कहानी। और ये विधा मनुष्य को यानी पाठकों को, हिंदी पाठकों को बहुत प्रभावित किया है। और हिंदी कहानीकारों में, हिंदी कथाकार में एक विशिष्ट नाम है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी का। डॉक्टर सिंह ने हिंदी कहानी को एक नया आयाम प्रदान किया है। इनका जन्म, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी का जन्म सन 1929 में वाराणसी में एक जमींदार परिवार में हुआ। वहीं रहकर उन्होंने अपना शिक्षा प्राप्त किया। काशी विश्वविद्यालय से उच्च शिक्षा प्राप्त कर वहीं अध्यापन का कार्य शुरू कर दिए और इसी विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष के पद पर पहुंचे। एक विशिष्ट बात है डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी के साथ, वे अध्यापन के साथ साथ लेखन में भी रुचि रखते थे। और लेखन में रुचि होने के कारण उन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं को अपनी रचनाओं द्वारा समृद्ध किया। अर्थात हम उन्हें बहुमुखी प्रतिभा के धनी संपन्न व्यक्ति कह सकते हैं। उनकी पहली कहानी दादी माँ सन 1951 में प्रतीक नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। उसके बाद कर्मनाशा की हार, जो बहुत बहुचर्चित कहानी के रूप में है, आर पार की माला, इन्हें भी इंतजार है, राग गुजरी और भेदिए, ये सब इनकी कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुका है। अलग अलग वैतरणी, गली आगे मुड़ती है और नीला चांद, ये उनकी प्रमुख उपन्यास हैं। नीला चांद उपन्यास के लिए डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। घाटियाँ गूंजती है शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय नाटक है और शिखरों के सेतु, कस्तूरी मृग तथा चातुर्दिक उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। आधुनिक परिवेश और अस्तित्ववाद डॉक्टर सिंह के प्रसिद्ध आलोचनात्मक लेख है। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह अपने जीवन में महर्षि अरविंद से बहुत प्रभावित रहे, इसलिए उनके जीवन और विचारों पर अरविंद की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। अपनी कहानियों को तो लेखक ने ग्रामोन्मुखी बनाकर मानो नई कहानी की शुरुआत ही की है। लेखक ने केवल परिवेश को ही प्रस्तुत नहीं किया है, वरन सामाजिक विसंगतियों पर भी तीखा व्यंग किया है। उनके द्वारा अनेक अंतर्विरोधों को भी पाठक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने अपनी रचनाओं के माध्यम से समाज को खोखली करने वाली अंधविश्वास पर चोट की है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह के द्वारा रचित कहानी कर्मनाशा की हार। यह कथा पश्चिम बंगाल मध्य शिक्षा परिषद के द्वारा हिंदी माध्यम के क्लास 10 के सहायक पाठ में संग्रहित है। 3 पाठ पढ़ने हैं सहायक पाठ से, एक तीसरी कसम, कर्मनाशा की हार और जांच अभी जारी है। 3 में से 2 हर वर्ष आते हैं और यदि आप लोग किसी 2 को कर लेते हैं तो एक करना होता है, आप आराम से कर पाएंगे। तो कर्मनाशा की हार के संबंध में मैं बताऊं, कर्मनाशा एक नदी है जो उत्तर प्रदेश और बिहार के सीमा वाले क्षेत्र में है। यानी आप कह सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार को एक प्रकार से अलग करने वाली नदी है। भारत की एकमात्र नदी है जिसे अपवित्र माना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से इसके प्रति 2 भाग, एक ऐतिहासिक बात और एक पौराणिक बात। ऐतिहासिक कारण है कि बौद्ध काल के समय बिहार और बंगाल में बौद्धों की संख्या अधिक हो गई थी और बौद्धों का जो धर्म था वो आज के और उस समय के सनातन धर्म में जितनी जटिलताएं तो उससे बड़ा सहज था। तो लोगों का झुकाव देखा गया कि बौद्धों की तरफ होने लगा। और उस समय बौद्ध जिस क्षेत्र में रहते थे
वहां तक पहुंचने के लिए कर्मनाशा नदी को पार करना था, किंतु सनातनी धर्मावलंबी ऐसा नहीं चाहते थे। अतः यह बात आ गई कि कर्मनाशा एक ऐसी अपवित्र है जिसको छूना और प्रवेश करने मात्र से, पास जाने मात्र से कर्मों का नाश हो जाता है। दूसरी कथा है पौराणिक कथा। उस पौराणिक कथा के अनुसार महादानी हरिश्चंद्र के वंशज सत्यव्रत, जिन्हें त्रिशंकु के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें जीवित अवस्था में ही विश्वामित्र अपने तपोबल के से स्वर्ग में भेजा था। लेकिन स्वर्ग में जो देवता थे उनमें आश्चर्य प्रकट किया और इसे प्रकृति के विरुद्ध माना और उन्हें यानी त्रिशंकु को नीचे मुंह करके धरती पर भेज दिया। इधर से विश्वामित्र ने फिर उसे वहीं रुकने को कहा है और ऐसा कहा जाता है तब से देवता और विश्वामित्र के तपोबल के कारण वो मध्य में ही न स्वर्ग में है और न धरती में, वहीं बीच में आज भी लटके हुए हैं। उल्टे मुंह लटके होने के कारण उनके मुख से जो लार टपका है या गिरा है, उसी से कर्मनाशा नदी का सृजन हुआ है। ये जो कहानी है कर्मनाशा की हार, शिव प्रसाद सिंह की बहुचर्चित कहानी है। इसमें रचनाकार ने अंधविश्वास पर बहुत करारा चोट किया है। कर्मनाशा के बारे में लोगों का विश्वास था कि एक बार नदी बढ़ जाए तो बिना मनुष्य की बलि लिए लौटती नहीं है। पांडे जी के माध्यम से लेखक ने इस अंधविश्वास को तोड़ा है। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। अंत में केवल एक पांडे जी हैं जिनका चरित्र प्रमुख रूप से, प्रखर रूप से उभर कर सामने आता है। यह सहज भाषा में भारतीय ग्रामीण परिवेश की मर्मस्पर्श कहानी है जो मनुष्य के बहुत नज़दीक है, मनुष्य ग्रामीण परिवेश के बहुत नज़दीक है। मुख्य रूप से 3 लोग इसमें सामने आए हैं, पांडे जी और उनके भाई कुलदीप और उनका भाई कुलदीप जिससे प्रेम करता है वह है फूलमत। किंतु कुलदीप के पलायन के बाद में मुख्यतः और भी पात्र हैं ग्रामीण, लेकिन मुख्य रूप से मुख्य पात्र के रूप में उभर कर पांडे जी का चरित्र ही सामने आता है, इसलिए एक चरित्र प्रधान कथा है। कर्मनाशा नदी के बारे में लोगों में विश्वास प्रचलित था कि एक बार नदी में बाढ़ आ जाए तो बिना मनुष्य की बलि लिए लौटती नहीं। वहाँ नईडी नाम की गांव थी जिसके 2 भाग थे, एक ऊंचाई वाली नईडी और एक नीचे वाला नईडी। तो नईडी गांव ऊंचाई पर था, इसलिए उन्हें भय नहीं रहता था। पिछले साल अचानक जब नदी का पानी नईडी से जब टकराया तो 5 बकरों की बलि दी थी। फिर भी एक अंधी लड़की थी और एक अपाहिज बुढ़िया बाढ़ की भेंट चढ़ गई। इस वर्ष भादों में फिर पानी उमड़ा है, बड़े बड़े पेड़ उखड़ गए, बह गए, लोग घबरा रहे हैं। ईसुर भगत ने कहा कि बहुत पानी गिरेगा। धनसेरा चाची ने कहा कि गांव में पाप कर्म होगा तो प्रलय तो होगी ही। उसने बताया कि विधवा फूलमतिया के बच्चा हुआ है, यह ना हुआ कि कहीं फेंक देती। यह कहकर वह चली गई। सबकी आंखों में नईडी का भय आ गया। इस नईडी नामक गांव में भैरव पांडे नामक एक पंडित है जो पैरों से अपाहिज है। भैरव पांडे के माता पिता की मृत्यु हो चुकी है। माता पिता की मृत्यु के पश्चात उन्होंने अपने 2 वर्षीय छोटे भाई कुलदीप का पालन पोषण पुत्र की तरह किया, जो अब 16 साल का नवयुवक हो चुका है। भैरव पांडे बैसाखी के सहारे अपने बखरी के दरवाजे में खड़े बाढ़ के पानी को देख रहे थे और अपने कच्चे घर को देखते हैं। उन्हें आज से 16 साल पहले अपने माता पिता और उनके द्वारा सौंपे गए उस छोटे से नन्हे बच्चे को याद करते हैं। पैर से पंगु भैरव पांडे ने छोटे भाई को बहुत प्यार और लाड से संभाला।
पांडे जी के कानों में भी आवाज़ आई कि फूलमतिया को लड़का हुआ है। पांडे ने अपने भाई कुलदीप को बड़े प्यार से पाला था। एक दिन मुखिया जी ने कुलदीप की तंदुरुस्ती की तारीफ कर दी तो पांडे जी ने इस बात पर मुखिया जी को बहुत डांटा था, यानी नज़र लगाएगा तो मेरे भाई पर। भैरव पांडे दिन भर बरामदे में बैठकर रुई की बिनौली निकालते हैं, यानी रुई इसके सूत काटते हैं, सूत तैयार करते हैं और अपनी तकली नचा नचा कर जनेऊ बनाते और जजमानी करते थे। सत्यनारायण की कथा बाँच देते और उससे जो कुछ मिलता था कुलदीप की पढ़ाई और उसके कपड़े लत्ते आदि में खर्च हो जाता था। कुलदीप कहीं चला गया है, पांडे को चैन नहीं है। वो लेटे हुए हैं और 2 वर्ष पहले की बात याद करते हैं, जब उनके पड़ोस में रहने वाली फूलमती उनके आंगन में तुलसी की वंदना करने लगी। तब कुलदीप की उससे मुलाकात हुई। दोनों मुस्कुरा दिए। पांडे को खड़ा देखकर दोनों घबरा गए और फूलमती वहाँ से भाग गई, चली गई। कुलदीप की यह हालत कि वो एकदम गुमसुम हो गया, यानी बड़े भैया को देखकर वो क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा, एकदम चुप खड़ा रहा। और किताब में उसे फूलमत नजर आने लगा, यानी कुलदीप को फूलमती से प्रेम हो गया। पांडे ने उसे बहुत समझाया और फूलमती को भी डांटा, लेकिन उनका मिलना बंद नहीं हुआ। वो फूलमती को कोसने लगे कि यह मेरा घर बिगाड़ के रहेगी, मेरा घर बर्बाद करके रहेगी। समय बीतता गया, कुलदीप भी धीरे धीरे खुश रहने लगा। पांडे उसी चारपाई पर लेटे थे, उनका मन दुखी था। उन्होंने कहा, पांडे के वंश में कभी ऐसा नहीं हुआ था। पांडे ने रामायण की वो चुटका निकाली तो उसमें लाल निशान लगा था, जहाँ वो पंक्ति लिखी थी, कह सीता भा विधि प्रतिकूला, मिलई न पावक मिटई न सूला, सुनहु विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरू मन शोका। पुरानी बातों को सोचकर पांडे जी के आंखों से आंसू निकल आए और फूलमती के लिए बोले, यानी फूलमती पर क्रोध हुआ और बोले कि यह चुड़ैल मेरा घर खा गई, यानी इसने मेरा घर बर्बाद कर दिया। वास्तव में फूलमत और भैरव पांडे के भाई कुलदीप आपस में प्रेम करते थे और प्रेम करने के बात जब भैरव पांडे को पता चला तो भैरव पांडे यहाँ तक क्रोधित हुए कि कुलदीप को एक थप्पड़ मार दिए और इसको फूलमत को भला बुरा कहा है, और तब से वो क्रोधित होकर उनका भाई कुलदीप घर से भाग गया है। 4-5 महीना को हो गया। फिर भैरव पांडे सोचते हैं कि आज उसके यहाँ बच्चा हुआ है, कहीं यह कह न दे कि यह बच्चा कुलदीप का है। भैरव पांडे जी को यह शक है। 4-5 महीने से कुलदीप भागा है। पहले कई दिनों तक वे जरूर बहुत बेचैन थे, किंतु इस समय दुख को भुलाने में मदद नहीं हो पा रहा था, यानी वो बहुत दुखी थे। फागुन का आरंभ था। मुखिया जी की लड़की की शादी थी। सब लोग खुश थे। बारात आई, द्वार पूजा की शोभा देखते ही बनती थी। बनारस की नाच आई, बाई ने गीत गाया, नीच ऊंच कुछ बूझत नाही, मैं हारी समझाई, यह दोनों नैना बड़े बेदर्दी, दिल में गड़ी गए हाय। कुलदीप आया जब वहाँ से तो भैरव पांडे ने अपने भाई को बहुत समझाया कि वो नदी की तरफ, कुलदीप आया तो उन्होंने बताया कि वो नदी की तरफ चला गया है, उनको समझाया। पांडे ने फिर उसे समझाया कि वो गलत रास्ते पर जा रहा, उसे बड़े पुण्य से इस घर में जन्म मिला है। कुलदीप की समझ में कुछ नहीं आता। दोनों मिले, रोए। चैत के महीने में कर्मनासा उतर गई थी। उसके रेत में चलते हुए फूलमती ने कहा, तुम मुझे अधर में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे, मैंने बीच मझधार में लाकर छोड़ तो नहीं दोगे। ये दोनों के प्रेम प्रसंग में बातचीत हो रही है। कुलदीप का उत्तर था, मैं अपने प्राण दे सकता हूँ किंतु तुमको कभी नहीं, अर्थात मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। पांडे जी उधर से गुजर रहे थे।
रुके और सोचने लगे कि आज तक का सारा प्रयत्न निष्फल हो गया, बेकार हो गया। मैंने इतना समझाया, इतना बुझाया इसको, लेकिन मेरे समझाने का, मेरे मना करने का कुलदीप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। फिर सोचने लगे, काश फूलमती अपनी ही जाति की होती, कितना अच्छा होता वो विधवा ना होती। फिर पांडे ने कुलदीप को पुकारा, कुलदीप सीधे रास्ते पर आ जाओ, अच्छा होगा। तुमने भैरव का प्यार देखा है, क्रोध नहीं। जिन हाथों से पाल पोस कर बड़ा किया है उसी से तुम्हारा गला घोंटते मुझे देर नहीं लगेगी। फिर उसने फूलमत को भी डांटा। पांडे जी चारपाई पर पड़े पिछली बातों को सोच रहे थे और उसी के बाद उन्होंने कुलदीप को थप्पड़ मारा था। कुलदीप तब से भागा हुआ 4-5 महीना हो गया। छाती से सरक कर रामायण गुटका जो उनके पास में पड़ा था, जो पंक्ति वो पढ़ रहे थे लाल इंक से जो मार्क किया हुआ था, नीचे गिर पड़ी। वो कुलदीप को ढूंढते फिरे लेकिन वो नहीं मिला। रात को उन्हें नींद नहीं आई, कुलदीप की याद उन्हें सता रही थी। शाम को पांडे जी घर से बाहर आकर देखते हैं कि नदी की ओर आदमियों की भीड़ खड़ी है। नदी में बाढ़ आने जैसी लग रही थी। कर्मनासा नदी में बाढ़ आ जाती है। नदी की उमड़ती हुई विकराल धारा को देखकर गांव के लोग भयभीत हो जाते हैं। उनमें यह अंधविश्वास प्रचलित है कि कर्मनासा जब उमड़ती है तो मानव बलि अवश्य लेती है। इसके साथ ही गांव में फूलमत के पाप की चर्चा होने लगती है। फूलमत विधवा है किंतु वह कुलदीप के बच्चे को जन्म दे चुकी है। इस सूचना को प्राप्त करते ही सारे ग्रामीण कर्मनासा की बाढ़ के कारण फूलमत को समझने लगते हैं और निर्णय लेते हैं कि उसे उसके बच्चे सहित कर्मनासा में फेंक दिया जाए। उनकी धारणा है कि उस पापिन की बलि पाकर कर्मनासा शांत हो जाएगी। लोग फूलमतिया और उसके बेटे की बलि देने की तैयारी कर रहे थे। उसने पाप किया है। पहले तो पांडे ने सोचा कि चलो ठीक है, न रहेगी बांस न बाजेगी बांसुरी। फूलमती की माँ रो रही थी। मुखिया ने भैरव पांडे से पूछा कि उसकी क्या राय है। भैरव पांडे विचलित हो उठते थे। गांव वालों को यह ज्ञात नहीं था कि फूलमत कुलदीप का बच्चा है, यानी कुलदीप से उत्पन्न है। भैरव पांडे इस क्रूरता को रोकना चाहते थे, किंतु सामाजिक प्रतिष्ठा के नष्ट होने एवं सामाजिक उपहास का पात्र बनने का भय उनको सत्य प्रकट करने से रोकता है। उन्होंने बच्चे को फूलमती की गोद से छीन लिया और बोले, मेरी राय पूछते हो मुखिया जी? तो सुनो। उनके मन में भावनाओं का संघर्ष होने लगा था। अंत में सत्य एवं मानवीय भावनाओं की विजय होती है और वे कर्मनासा के तट पर पहुंच जाते हैं, जहां भयभीत फूलमत अपने बच्चे के लिए ग्रामीणों से घिरी खड़ी है। बच्चे को लेकर वो कहते हैं कि कर्मनासा की बाढ़ दूध मुहे बच्चे और एक अबला की बलि देने से नहीं रुकेगी। उसके लिए तुम्हें पसीना बहाकर बांधों को ठीक करना होगा। कुलदीप कायर हो सकता है, वो अपने बहु बच्चे को छोड़कर भाग सकता है। किंतु मैं कायर नहीं हूँ। मेरे जीते जी बच्चे और उसकी माँ का कोई बाल माँ का नहीं कर सकता है। भैरव पांडे निर्भीक स्वर में कहते हैं कि फूलमत ने कोई पाप नहीं किया। वो उनके छोटे भाई की पत्नी है, उनकी बहू है और उसका बच्चा उसके छोटे भाई का पुत्र है। गांव का मुखिया और दूसरे ग्रामीण फिर भी नहीं मानते। मुखिया कहता है कि पाप का दंड तो भोगना ही पड़ता है। इस पर भैरव पांडे कठोर स्वर में कहते हैं कि यदि वे एक एक गांव के लोगों का पाप को गिनवाने लगे तो आज खड़े जितने लोग हैं कर्मनासा की धारा में उनको समा जाना पड़ेगा। सहमे हुए और स्तब्ध ग्रामीण अपाहिज भैरव पांडे के चट्टान की तरह अडिग व्यक्तित्व को देखते रह जाते हैं। कथा यहीं समाप्त हो जाती है। इस पाठ के माध्यम से
रचनाकार ने संदेश देना चाहा है कि कर्मनाशा की हार में लेखक ने अंधविश्वास पर करारा चोट किया है। नए डी लोगों की सामाजिक चेतना के साथ साथ पांडे जी के आदर्श चरित्र को भी अपनी लेखनी में उकेरा है। अतः यह ग्रामीण परिवेश को उजागर करती हुई एक मर्मस्पर्शी और चरित्र प्रधान कहानी है। इस पाठ का उद्देश्य होगा सामाजिक रूढ़ियाँ, अंधविश्वास और संस्कार बड़े प्रभावशाली हुआ करते हैं, किंतु वास्तविक मनुष्यता उनसे ऊपर उठने में ही है। यह कहानी प्रगतिशीलता और मानवतावाद का समर्थन करती है। इसमें अंधविश्वासों को खंडित किया गया है, वंश मर्यादा के मिथ्या मोह से मुक्त होने की आकांक्षा तथा मानवता की विजय की उद्घोषणा की गई है। उपेक्षितों के प्रति सहानुभूति एवं संवेदना व्यक्त करना तथा उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देना भी इस कहानी का प्रमुख उद्देश्य है। इसमें शोषित वर्ग की आवाज़ बुलंद की गई है। व्यक्तिगत तथा सामाजिक सभी प्रकार के शोषण का विरोध किया गया है। लेखक श्री शिव प्रसाद सिंह ने भारतीय समाज में गांव में व्याप्त अंधविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष एवं ऊंच नीच की भावनाओं को व्यक्त किया है। इस कहानी की कथा वस्तु है कि आज के ग्राम समाज में जात पात के नाम पर लोगों का किस प्रकार शोषण और प्रताड़ना किया जाता है। मानवता भी त्राही त्राही कर उठती है। बात यदि विधवा के विवाह की हो और वह भी उच्च जाति के युवक से, तो मानो भूचाल ही आ जाता है। इस कहानी में ब्राह्मण युवा कुलदीप पड़ोसी मल्लाह की बेटी फूलमत से प्रेम कर बैठता है और वह उसके बच्चे की मां बन जाती है। फूलमत का मां बनना गांव भर में तूफान मचा देता है। लोग कर्मनाशा नदी के प्रकोप को उसके पाप का परिणाम बताकर फूलमत और उसके बच्चे की बलि चढ़ाना चाहते हैं, किंतु कुलदीप के बड़े भाई भैरव पांडे उसे अपने परिवार की बहू स्वीकार करके ऐसा नहीं होने देते हैं। इस प्रकार कथा वस्तु के रूप में ग्रामीण अंधविश्वासों का चित्रण करके वैचारिक प्रगतिशीलता के द्वारा उनके समाधान को प्रस्तुत किया गया है इस कथा में।